नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में कुख्यात आतंकी वकास भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात या चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे। आतंकियों को लेकर पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आतंकी दिल्ली के अलावा जयपुर में भी हमले की साजिश रच रहे थे। जयपुर में अलग अलग 8 जगहों पर हमले की तैयारियां की जा रही थी। गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी वकास का असली नाम जियाउर रहमान है। वकास पर यह 2011 में मुंबई बम धमाकों समेत देश भर में कई बम धमाके करने का आरोप है। 10 लाख का इनामी आतंकी वकास आतंकी सरगना यासीन भटकल का करीबी भी है। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल के सहयोगी फसीह मोहम्मद पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमला हुआ है। जेल नंबर 2 में हत्या के आरोपी एक कैदी ने विवाद के बाद फसीह पर हमला बोल दिया, जिसमें फसीह के पैर में चोटें आई हैं। आतंकवादी यासीन भटकल के करीबी फसीह मोहम्मद को सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। फसीह पर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कल राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी ने जसवंत को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया। इसके बाद से उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। सर, आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कल करूंगा। ये कल निर्णय हो जाएगा अपने आप। तो सर, ये अनाउंसमेंट कल ही होगी? जी हाँ, कल ही। जसवंत सिंह पार्टी आलाकमान से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेताओं ने उन्हें फर्नीचर समझ रखा है जो यहां से वहां एडजस्ट करने की बात कहते हैं। मैं कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूँ नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। नाराज जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में कुछ नेता अहंकारी हो गए हैं जो समझते हैं कि उनकी आवाज पर देश टिका है। मुझे ऐसा कोई अहंकार नहीं कि पूरा देश जानना चाहता है। ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। कल भी जसवंत सिंह ने बीजेपी आलाकमान पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अतिक्रमण हो गया है और अब पार्टी के संविधान से उलट फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी पर अतिक्रमण सा हो रहा है और इस अतिक्रमण को हटाने का एक ही तरीका है और वह तरीका है कि हम फिर लोगों से जाकर ही पूछें कि इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। कल जसवंत सिंह ने यह भी कहा था कि अब असली और नकली बीजेपी में मुकाबला होगा। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। जसवंत सिंह की नाराजगी पर कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक टिकट से किसी का सम्मान तय नहीं होता। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं। उधर बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने से बढ़ के उनके समर्थकों ने कल जैसलमेर के बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। जसवंत समर्थकों ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाए और कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट देने का विरोध किया। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज दुखी हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बाड़मेर के बारे में चुनाव समिति की बैठक में फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई न कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। सुषमा स्वराज के खुलासे से यह सवाल उठा कि आखिर जसवंत सिंह को टिकट नहीं देने का फैसला किसने किया, क्योंकि चुनाव समिति में ऐसी बात नहीं हुई थी। सुषमा ने कहा कि यह फैसला असाधारण है। देखिए, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है।
साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को एक और झटका दिया और उनके करीबी हरेन पाठक का टिकट काटकर अहमदाबाद पूर्व सीट से अभिनेता परेश रावल को प्रत्याशी बना दिया। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हरेन का टिकट कटेगा, जिस पर आडवाणी को आपत्ति भी थी। की बात है, मगर उससे भी ज्यादा टिकट कटने पर हरेन पाठक ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि समर्पित लोगों का बीजेपी में अब सम्मान नहीं रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विचार करने के बाद 2-3 दिनों में अगला फैसला लेने की बात भी कही। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी ने 4 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। साबरकांठा से दीप सिंह राठौर, जूनागढ़ से राजेश चुडासमा, खेड़ा से देबू सिंह चौहान और पंचमहल से प्रभात सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव शहीद दिवस के मौके पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में योग शिविर लगा रहे हैं। इस योग शिविर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इंडियन न्यूज के शो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल की कांग्रेस से मिली भगत है, इसलिए वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ता, जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नाम जिनके जारी किए, उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। ये केजरीवाल कांग्रेस के इशारों पर काम करने वाला उनकी कठपुतली है। और वैसे भी झाड़ू ना अकेले चलती नहीं, उसको हाथ का साथ चाहिए ही। चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने एक और बड़ा खुलासा किया। रामदेव ने कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का लालच भी दिया गया था। अपने बयान पर उठे सियासी बवंडर के बाद अरुण जेटली के प्रचार के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि जेटली डिप्टी पीएम बनेंगे और देश का खजाना संभालेंगे, यानी वित्त मंत्री बनेंगे। हालांकि जेटली ने बादल के बयान पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें कह दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं। महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ने उम्मीदवार उतारने की बात कही तो परेशान बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन मिला दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने राजनाथ को ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया कि वो यूपी बिहार में उम्मीदवार नहीं देंगे। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा था। पार्टी मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने कहा कि आडवाणी का अपमान करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया। सामना में आगे लिखा गया है कि देश में भले ही मोदी का असर दिख रहा हो, लेकिन अभी आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। आडवाणी को दरकिनार करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने इससे बड़ा नुकसान होने के संकेत दिए हैं। शिवसेना ने बीजेपी के आला नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब मोदी, राजनाथ और जेटली को उनकी पसंद के मुताबिक सीट मिल सकती है तो आडवाणी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आडवाणी के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी। शिवसेना ने कहा कि आडवाणी का नाम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में होना चाहिए था, जिस पर राजनाथ सिंह ने सफाई दी है। पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया। पार्टी अध्यक्ष हूं। पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है। पहली लिस्ट में से अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया। हरियाणा में अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुड़गांव में रोड शो किया। रोड शो में आप के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद में केजरीवाल का विरोध हुआ। यहां सेक्टर 37 के लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने उनके कामकाज के रवैये पर सवाल उठाते हुए ये विरोध किया। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में अरविंद केजरीवाल, शाजी अलमी, आशुतोष और सागर के आप उम्मीदवार अतुल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज होगा। सागर की कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सबके खिलाफ एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चलने का मामला है।
अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने शब्बीर राही नाम के एक दागी को टिकट दिया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन इनका कहना है कि इनकी शिकायत नहीं सुनी गई। नामांकन के लिए देर से पहुंचने पर जम्मू में निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा नामंजूर कर दिया। शनिवार को नामांकन की आखिरी तारीख पर आप के उम्मीदवार हरवंश लाल भगत काफी देर से पहुंचे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ में राहुल ने चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि देखना मजा आएगा। आज की रैली से क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ी रैली है, अच्छा लगा है। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा हथियार आरटीआई के रूप में दिया। हम लोकपाल लाए। गुजरात में 3 मंत्री हैं जो जेल में टाइम पास करके आए, वो उनकी कैबिनेट में। कर्नाटका में बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सोच है कि देश को एक नेता चलाता है। वो कहते हैं गुजरात को हमने खड़ा किया। राहुल ने कहा कि गुजरात को वहां की महिलाओं ने खड़ा किया। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यूपी और बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें भगाया जाता है। अपने भाषण में राहुल गांधी बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मार्केटिंग के मामले में कांग्रेस से आगे है, लेकिन काम के मामले में कांग्रेस आगे है। राहुल गांधी ने यूपी के लोगों को कांग्रेस की सरकार आने पर विकास के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन यूपी में कांग्रेस की सरकार आ गई, उस दिन न सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से लोग रोजगार के लिए यूपी आएंगे। प्रतापगढ़ में रैली के बाद राहुल गांधी बेधड़क भीड़ में जा घुसे और लोगों से मिले। भीड़ और उनके बीच बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन वो बैरिकेड फांदकर लोगों के बीच जा पहुंचे और उनसे बातचीत की। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी महिला मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने तेंदुपत्ता चुनने वाली महिलाओं की समस्याएं जानी और उनके सामने अपनी बात रखी। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा के पर्चा दाखिल करने के बाद अजीबोगरीब हालात देखने को मिला। हापुड़ विधानसभा इलाके में दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंची नगमा के कान में हापुड़ से कांग्रेस विधायक गजराज सिंह ने कुछ कहा, लेकिन जिस तरीके से कहा वो सवालों के घेरे में है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक का नगमा के कान में कुछ कहने का ये अंदाज अजीबोगरीब है। हालांकि नगमा विधायक जी का हाथ झिड़क कर आगे बढ़ गए और उन्होंने खुलकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बीजेपी ने बिजनौर में अपना लोकसभा उम्मीदवार बदल दिया है। राजेंद्र सिंह से टिकट वापस लेकर मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी भारतेंदु सिंह को बिजनौर से उम्मीदवार बना दिया गया है। भारतेंदु को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अकबर ने कहा कि नीति के लिए राजनीति में आया हूं, देश को बेहतर हाल में लाना है। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले और नीतीश कुमार के करीबी एनके सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता शाह ज़िल्मी के भाई डॉक्टर एजाज ज़िल्मी ने बीजेपी का दामन थाम दिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। एजाज ज़िल्मी ने कहा कि वो बीजेपी के प्रचार में भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान मनीष तिवारी से नाराज है। मनीष तिवारी की जगह रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से कांग्रेस का टिकट दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र 26 मार्च को जारी होगा। पहले मैनिफेस्टो 21 मार्च को ही रिलीज होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब 26 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। कांग्रेस ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है। लिस्ट में पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 40 नाम हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में दोनों तरफ से किसी सेलिब्रिटी का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में 26 मार्च को चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी।
दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 360 डिग्री अभियान छेड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट के लिए एक साथ एक दिन एक ही वक्त पर 300 जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलेगी। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी एक साथ एक घंटे का प्रोग्राम करने वाली है। यहां जनता दरबार लगाकर कठपुतली शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीडी भी चलाई जाएगी। आगरा में मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने हर हर मोदी घर घर मोदी नारे का विरोध किया है। महंत ने मोदी के इस नारे को हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गलत बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नारे को धर्म से जोड़ने पर किसी की भावना आहत हो सकती है। नरेंद्र मोदी के बचपन पर जल्द ही आपको कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। 48 पेज की एक कॉमिक्स राणा डे प्रकाशन पब्लिश करेगी, जिसे ब्लू स्नेल एनिमेशन ने डिजाइन किया। अन्ना हजारे ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। अन्ना ने कहा कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है और अगर वो पीएम बन भी जाएं तो देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई निर्दलीय पीएम बने। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने कहा कि अगर पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कहेंगे तो मुलायम सिंह और हेमा मालिनी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। कानपुर में कोयला मंत्री और सांसद श्री प्रकाश जायसवाल को पटखनी देने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी उनसे गले मिलते हुए दिखे। दरअसल गंगा मेला पर होने वाले कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए थे। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे कोयला घोटाले के आरोप साबित हो गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। मेनका गांधी के सोनिया गांधी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रशासन अब मेनका पर कार्रवाई से कतरा रहा है। वहीं कांग्रेस बयान की सीधी लेकर चुनाव आयोग जाने का मन बना रही है। मथुरा से बीजेपी के उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि मोदी को पीएम बनते देखना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जहां कहेगी वो प्रचार के लिए जाएंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज ओडिशा दौरा है। मायावती भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगी। अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कवायद में अब मायावती यूपी के बाहर भी कैंपेन कर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रांची रैली सुपर फ्लॉप रही। 5 सीट पर चुनाव लड़ रही बीएसपी की रैली में 300 से 400 लोग ही जुट सके। मायावती को काफी देर तक भीड़ बढ़ने का इंतजार भी करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के टिकट नहीं मिलने पर बिहार की सत्ताधारी पार्टी के विधायक अन्नू शुक्ला ने बागी तेवर अपना लिया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधायक पत्नी बिहार के वैशाली से लोकसभा का टिकट चाहती थी। अन्नू शुक्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री को भी इसके लिए जमकर कोसा। केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि घोटाले का मॉनिटर करने वाला सुप्रीम कोर्ट आखिर गुजरात दंगा केस को मॉनिटर क्यों नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी वो पत्रकारों के सामने नहीं आते और सवालों के जवाब देने से बचते हैं। सिब्बल ने देश में मोदी की लहर होने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो फिर बिहार में रामविलास पासवान से गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कल एक पार्टी कार्यकर्ता ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जहर खाने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगे। देखते ही देखते पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा मच गया और अफरा तफरी फैल गई। खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ता का नाम सीआर गौड़ा है। ये कर्नाटक से लोकसभा का टिकट चाहता था। गौड़ा का दावा है कि उसे लोकसभा टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम वक्त में टिकट काट दिया गया। दिल्ली के एक कोर्ट ने सांसद धनंजय सिंह को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। पिता की बीमारी के लिए ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली है। रेप के आरोप में उन पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही नौकरानी की हत्या में सबूत मिटाने का भी उन पर केस है। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ गुजरात के सासणगीर जंगल पहुंचे। घूमने के शौकीन सचिन ने जंगल में भरपूर आनंद उठाया। सचिन के आने की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने साफ किया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कई दिनों से तेंदुलकर के चुनाव प्रचार की खबरें आ रही थी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मी सितारों की राजनीति में आने का विरोध किया है। अमिताभ ने कहा कि जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है उनसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें कभी राजनीति में जाने की सलाह नहीं दूंगा।
पंजाब के तरनतारन में बदमाशों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मामले को पुराने रंजिश और पैसे के लेन देन से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुंबई के शिवड़ी इलाके में दरगाह के पास एक शख्स की कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में दोस्ती करने से इनकार करने पर एक सिरफिरे ने लड़की पर हमला बोल दिया। सिरफिरे युवक ने लड़की के सिर पर बोतल से वार किया, जिससे लड़की का सिर फट गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में एक महिला मजिस्ट्रेट ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। ये महिला उत्तराखंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। शिकायत में बताया गया है कि कोई लड़का पिछले कई दिनों से इन्हें परेशान कर रहा है। मुंबई से सटे भिवंडी में जिस्म फरोशी से मना करने पर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पिछले कई दिन से पीड़ित के साथ मारपीट की जा रही थी। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार हैं। मथुरा में टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक पूरन प्रकाश के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। टोल कर्मियों का आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और 2 घंटे तक टोल को फ्री कर दिया। यूपी के बलिया में हजारों गांव वालों के हमले से एक डीएसपी समेत 10 कांस्टेबल जख्मी हो गए। गांव वालों का आरोप है कि बोर्ड की परीक्षा में नकल के नाम पर एक छात्रा से स्कूल प्रशासन ने 2000 रुपए मांगे थे, जिसे न देने पर स्कूल प्रशासन ने छात्रा के भाई की पिटाई कर दी। दिल्ली में एक शख्स ने खुद को मिजोरम का डीआईजी बताकर एक लड़की से शादी के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। शख्स लड़की को मैट्रिमोनियल साइट पर मिला था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की चाकू से गुदी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल जीआरपी लाश की शिनाख्त नहीं कर सकी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मुकेश शर्मा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश के साथी लोकेश को गोली छूकर निकल गई। लोगों के मुताबिक जमीन विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में अस्पताल परिसर के गैराज में कार और बाइक जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गैरेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद टैंकर धू-धू कर जलने लगा। हाईवे पर टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था, जो कि एकाएक बेकाबू होकर पलट गया। विस्फोट होते ही टैंकर की चपेट में करीब 10 गाड़ियां आ गई।